हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिक्शनरी डेटा टाइप। और डिक्शनरी डेटा टाइप हमारा लास्ट कलेक्शन डेटा टाइप है। इससे पहले हम 3 कलेक्शन डेटा टाइप देख चुके हैं विथ कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनके साथ जितने ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं वो सारी चीज़ हमने देख ली हैं। और उनमें क्या क्या डिफरेंट थे, क्या क्या डिफरेंस थे दोनों के बीच में, जो भी चीज़ें हमें देखने को मिली उनको हमने एक साथ एनालाइज करके पढ़ लिया है। ठीक है, कि उसमें क्या चीज़ें सेम हैं, क्या चीज़ें डिफरेंस हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हमारा लास्ट और एक और कलेक्शन डेटा टाइप है जो कि है हमारा डिक्शनरी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिक्शनरी डेटा टाइप। आई होप आप इस कोर्स में एंजॉय कर रहे होंगे और आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें तो मेरा यही कहना है कि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करते करते ही आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। रटने की कोशिश ना करें। रटेंगे तो आप भूल जाएंगे, जितना रटेंगे उतना ही भूल जाएंगे। ठीक है, तो उसमें कोई आपका फ़ायदा नहीं होगा। आप सिस्टम पर या मोबाइल फ़ोन पर, आपको मैंने दोनों मेथड बताए हुए हैं। मोबाइल फ़ोन पर आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, लैपटॉप पर आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो ये दोनों चीज़ आप फॉलो करते रहें, और प्रैक्टिस जितना करेंगे उतने ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपकी चीज़ें उतनी ही अच्छी होती जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप फॉलो करते रहें और आपको एक दिन ये सारे कोर्स की चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो 8 चैप्टर होगा, जिसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि डिक्शनरी डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है, तो चैप्टर 8, चैप्टर 8 डिक्शनरी डेटा टाइप। डिक्शनरी डेटा टाइप हम यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कवर करेंगे, जैसे हम और उसमें देख रहे थे कि डिक्शनरीज का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं। डिक्शनरीज आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज़ इन की वैल्यू पेयर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा आपको डिफरेंट देखने को मिला है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू स्टोर होती हैं वो एक की वैल्यू मैनर में स्टोर होती हैं, की लाइक इंडेक्स। ठीक है, तो यानी वहाँ पे इंडेक्स छुपी हुई रहती थी और वहाँ उसको हमें चेंज करने का भी अधिकार नहीं था, यानी कि हम उसे चेंज भी नहीं कर सकते थे। वो ऑटोमेटिक 0 1 2 3 अपने अकॉर्डिंग चलती थी और वो हमेशा 0 1 2 ही होती थी। यहाँ पर अब हमें ये फीचर मिल चुका है कि हम इसे अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। हम जो डालेंगे वो उसकी की होगी। अब चाहे वो हम नाम डाल दें, चाहे हम उसकी वैल्यू डाल दें, चाहे उसकी नंबरिंग डाल दें, 1 से स्टार्ट कर लें चाहे 10 से स्टार्ट कर लें, उस सब हमारे हाथ में आ चुका है। तो इसको हमने नाम दिया है यहाँ पे की, और हमने यहाँ पे वैल्यू तो वैल्यू रखी है। ठीक है, तो की वैल्यू पेयर में हम डिक्शनरी में वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे चेंज है। इसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो डिक्शनरी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं कि ये डिक्शनरी जो है ऑर्डर्ड होती है। ठीक है, ये वापस ऑर्डर्ड में आ गए हम। एक ही अनऑर्डर्ड है, सेट बस अनऑर्डर्ड है, बाकी सब ऑर्डर्ड है। ठीक है, इसके बाद चेंजेबल है। अब चेंजेबल में दो चीज़ हो चुकी हैं। चेंजेबल में एक तो लिस्ट चेंजेबल है और एक डिक्शनरी चेंजेबल है। और अनचेंजेबल में टपल अनचेंजेबल है और सेट अनचेंजेबल है। ठीक है, तो एनालाइज करके आप देखते रहेंगे कौन सी चीज़ किस में है। एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट, तो ये डुप्लीकेट भी अलाउ नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या है, डुप्लीकेट अलाउ करने वाले भी हमें दो मिल गए। तो डुप्लीकेट जो अलाउ नहीं करते हैं, ऐसे दो डेटा टाइप हमें मिल चुके हैं। सेट में भी डुप्लीकेट अलाउड नहीं है और डिक्शनरी में भी डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। बाकी जो लिस्ट और टपल है उनमें अलाउड है। तो अब आप यहाँ पे एक एनालाइज करके एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कौन सी चीज़ लिस्ट में अलाउड है, कौन सी चीज़ टपल में अलाउड है, कौन सी चीज़ डिक्शनरी में अलाउड है, कौन सी चीज़ अलाउड नहीं है। तो आप एक कंपैरिजन टेबल क्रिएट कर सकते हैं हेडिंग डाल के कि लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी, और उसके आगे कैरेक्टरिस्टिक लिख के और राइट रॉन्ग का निशान लगा सकते हो आप कि किस में कौन सी चीज़ अलाउड है। तो ये काम आपका रहेगा। आप इस वाली वीडियो को देख के पूरा एक कंपैरिजन टेबल बना लेंगे तो आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ देखने को मिल जाएंगी, जो कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर में आराम से पूछ ली जाती हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ से आराम से बनते हैं। तो वो आपका कंप्लीट रहेगा। ठीक है, तो इसमें अब हमें देखना है सबसे पहले कि डिक्शनरी को हम बनाते कैसे हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया नाम इसको डिक्ट 1।
ठीक है। तो dict1 नाम से मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसमें dict1 नाम से मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ जिसमें हमने यहाँ पे क्या किया है, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख लेते हैं। ठीक है। तो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है हमें, तो हम सबसे पहले तो करली ब्रैकेट ही लगाएंगे। इसमें भी सेम हम करली ब्रैकेट ही लगाते हैं। अब हमें इसमें करना ये है कि की वैल्यू के पेयर में लिखना है। जैसे कि स्टूडेंट की आईडी क्या है, तो आईडी है 1। ठीक है। फिर हम गए इसमें नेम क्या है, तो नेम है उसका कोई भी नाम डाल दो, राज डाल दिया हमने। ठीक है। तो राज उसका नेम है। ठीक है। इसके बाद क्लास कौन सी है, तो हमने यहाँ पे क्लास को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड कौन सा है उसका, तो हमने लिख दिया 11th। इसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे चलें, हमने लिख दिया सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट के लिए हमने लिख दिया कि कंप्यूटर साइंस CS। तो इस तरीके से हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और ये देख रहे हो आप कि हम अपने हिसाब से बना रहे हैं। आपको यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मैं नंबर ही बनाऊँ, ये अपने मीनिंगफुल वेरिएबल बना सकता हूँ मैं। ठीक है। ताकि मुझे जब एक्सेस करना हो तो मुझे आसानी हो कि मैं उसका नेम देख रहा हूँ, मैं उसका स्टैंडर्ड देख रहा हूँ, सब्जेक्ट देख रहा हूँ या उसकी आईडी देख रहा हूँ। ठीक है। तो आईडी में भी हमें कलर देखने को मिल रहा है, यानी आईडी रिजर्व है, तो मैं एस कर देता हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से है और मैंने ये फाइल सेव की है day8 के नाम से। तो अब हमने यहाँ पे इसको देख तो लिया। अब अगर हम इसे प्रिंट करके देखें, तो प्रिंट जब हम इसे करते हैं तभी हमें पता चलेगा कि हमने ये सही बनाई है या इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे जैसे ही सेव किया और F5 से रन किया, तो हमारा इसमें क्या आ रहा है, IDs इज़ नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन बाई ID। ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिड यू मीन बाई ID, चलो इसको रोल नंबर कर देते हैं, SR नंबर कर देते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे F5 करके चेक किया। ओके। तो इसमें क्या करना है अभी आपको, ये जो आप की बना रहे हैं इसमें हमें क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास भी लगाने हैं ताकि यहाँ पे एरर ना आए, क्योंकि की में हम स्ट्रिंग का यूज़ कर रहे हैं और स्ट्रिंग हमें इन्वर्टेड कॉमा में ही रखनी है। ठीक है। तो की वाली साइड पे भी आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि की वाली साइड में इन्वर्टेड कॉमा का ही यूज हो। ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के बिना आप नहीं लिखेंगे अगर आप की में स्ट्रिंग वैल्यू ऐड कर रहे हैं। जैसे हम वैल्यू में करते हैं वैसे ही सेम यहाँ पे करना है। और यहाँ पे वैल्यू में भी मैंने एक जगह इन्वर्टेड कॉमा को नहीं लगाया था, ये CS मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो यहाँ पे भी हम इन्वर्टेड कॉमा को लगा लेंगे। ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे किया, F5 करके रन करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि ये हमारा पूरा डेटा प्रिंट हो चुका है। अब हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक एक देख चुके हैं कि ये ऑर्डर्ड है। जैसे मैंने मैनर में लिखा था, पहले SR नंबर, फिर नेम, फिर स्टैंडर्ड, फिर हमारा जो सब्जेक्ट था वो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एकदम सेम वे में आई हैं। अब इसे मैं चाहे जितनी बार भी रन करके दिखा दूँ, आपको सेम वही देखने को मिलेगा। देखो आपको दोबारा भी सेम ऐसे ही देखने को मिल रहा है। तो यानी कि ये ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड है, ये चीज़ हमने वेरीफाई कर ली। इसके बाद हम चेंजेबल भी देखेंगे आगे और डुप्लीकेट डॉट नॉट अलाउड को भी देख लेंगे। तो ये चीज़ हमने देख लिया कि एक डिक्शनरी को कैसे बनाया जाता है, की वैल्यू पेयर में कैसे वैल्यू देनी है आपको। और की बनाते टाइम आप ये ध्यान रखेंगे कि की में अगर आप स्ट्रिंग स्ट्रिंग कहीं पे भी यूज कर रहे हैं आप पूरे पाइथन प्रोग्रामिंग में, तो आपको इन्वर्टेड कॉमा ज़रूर लगाना है। नहीं लगाएंगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा, जैसा अभी हमारे केस में भी हो गया था। ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम इसकी लेंथ निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, प्रिंट लेन ऑफ dict1। ठीक है। वेरिएबल का नाम पास कर देंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो dict1 है उसकी लेंथ क्या है। तो लेंथ में ये पूरा पेयर काउंट करता है, यानी कि इसको एक मानता है। ठीक है। एक की वैल्यू पेयर को एक, ठीक है, फिर दूसरे को 2 मानेगा, ये 2 हो गए, फिर तीसरे को 3 मानेगा, फिर
चौथे को 4 मानेगा, ठीक है। तो ऐसे काउंट करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आ गए 4। तो यहाँ पे हमने देख लिया लेंथ कैसे काउंट होती है। इसके बाद अब अगर हमें इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं कैसे हम, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक्सेस आइटम्स। तो इसके लिए हमें की का यूज करना है। मैंने बता दिया था कि की हम एज अ इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो काम इंडेक्स का होता था वही काम की का है। तो अब अगर मुझे जैसे कि इसका नाम एक्सेस करना है तो मैं इसकी मदद से एक्सेस करूँगा। तो वो कैसे एक्सेस करूँगा, तो यहाँ पे प्रिंट लिख दिया मैंने और dict1 नाम वेरिएबल का, और जहाँ पे मुझे इंडेक्स डालनी थी वहाँ पे मैं क्या डालूँगा, वेरिएबल का जो की है वो वाला पार्ट यहाँ पे लिखूँगा जो कि है नेम, और ये मैंने बंद कर दिया और ये इस तरीके से हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। जैसे ही हम प्रिंट करेंगे तो हमें ओनली नेम यहाँ पे प्रिंट होके दिखेगा, और यहाँ पे मैंने डिक्ट की जगह पे डिक लिख दिया है तो इसको मैं डिक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो डिक्ट जैसे ही हमने यहाँ पे किया और F5 करेंगे तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो राज इसका नाम यहाँ पे आ चुका है। तो ऐसे ही हम कोई सी भी की का एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट देखना है तो सब्जेक्ट देखने के लिए SUB हम करेंगे तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट भी दिखाई दे जाएगा CS। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि एक डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करेंगे, लेंथ कैसे पता करेंगे, और किसी भी आइटम को एक्सेस कैसे करेंगे। अब अगर हमें इसमें इसका डेटा टाइप भी देखना हो तो वो भी देख लेते हैं, क्योंकि हम सभी में देखते हुए आ रहे हैं। तो प्रिंट करेंगे और टाइप dict1 यहाँ पे हम कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि इसका जो डेटा टाइप है वो हमें पता चल जाएगा कि ये एक डिक्शनरी है, और डिक्शनरी को शॉर्ट में डिक्ट ही बोला जाता है पाइथन के अंदर, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम हो गया। इसमें हमें 3-4 चीज़ें पता चल गई, क्रिएशन, लेंथ, टाइप और एक्सेस ऑफ सेट आइटम्स, और हमें ये डेफिनेशन वगैरह पता चल गई। तो इतना आप नोट कर लेंगे। इसके बाद हम आगे अब देखते हैं आगे की चीज़। अब अगर हमें एक डिक्शनरी में, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब पहले हेडिंग चेंज कर लेता हूँ। हेडिंग बाई हेडिंग हम काम करेंगे, जिससे आपके प्रॉपर नोट्स बनते रहें। अब अगर हमें किसी डिक्शनरी की सारी कीज़ को गेट करना है, ठीक है, तो गेट कीज़, अगर हमें ये की जो दिख रही है जैसे SRN एक की है, नेम एक की है, स्टैंडर्ड एक की है, सब्जेक्ट, मैं देखना चाहता हूँ इसमें हैं कितनी की, एक साथ सारी की प्रिंट करना चाहता हूँ। तो एक साथ सारी की प्रिंट करने के लिए हमारे पास कीज़ फंक्शन होता है। तो अगर हम यहाँ पे करें, इसको स्टोर किस कर लेंगे किसी वेरिएबल में, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो वैसे। तो dict1 मैंने यहाँ पे कर दिया डॉट कीज़ फंक्शन लिखा, और यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया, कोई वैल्यू पास नहीं करनी है। और अब अगर हम इस x को प्रिंट करा के देख लेंगे तो हमें क्या होगा, यहाँ पे सारी वैल्यू देखने को मिल जाएंगी जो भी इसकी की में आ रही होंगी। देख रहे हो यहाँ पे SR नंबर, नेम, स्टैंडर्ड और सब्जेक्ट, ठीक। तो अब इसमें हम इसका डेटा टाइप क्या है, अगर ये हमसे पूछा जाए कि ये जो आपको अभी आउटपुट दिख रहा है इसका डेटा टाइप क्या है, तो इसका डेटा टाइप अब हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या इसका डेटा टाइप आ रहा है। प्रिंट टाइप ऑफ एक्स, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो टाइप है वो है डिक्ट कीज़, ठीक है। डिक्ट कीज़ डेटा टाइप इसके जो हमें दिखाई जा रहा है, ठीक है, जो कि दो चीज़ों से मिलके बना है, लिस्ट और टपल से मिलके बना हुआ है। तभी मैंने इसको पूछा था, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि आपको टपल का ब्रैकेट भी दिख रहा है, लिस्ट का ब्रैकेट भी दिख रहा है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका डेटा टाइप क्या है, डिक्ट कीज़। ओके, तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। अब हम देखते हैं दूसरी चीज़ कि अगर हम ऐसे जैसे हम की को एक्सेस कर रहे हैं, सारी की को एक साथ देख ले रहे हैं, तो ऐसे ही अगर हमें वैल्यूज़ को देखना हो तो वैल्यूज़ को देखना होगा तो हम कीज़ की जगह पे बस वैल्यूज़ फंक्शन का यूज़ कर लेंगे, सेम काम। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा इसकी सारी वैल्यू आ गई। देखो 1 राज 11 CS, और इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, डिक्ट वैल्यूज़, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हमने यहाँ भी देख ली। ओके, तो ये दो कॉन्सेप्ट हो गए कि की कैसे एक्सेस करेंगे, वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे। अब अगर हम पूरा ही एक्सेस करना चाहते हैं तो जैसे कि ये पूरा पूरा है,
यानी SR नंबर 1, नेम, राज, ये सारी चीज़ पूरी आए तो कैसे हम करेंगे यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि सारे आइटम्स को कैसे एक्सेस करेंगे। तो आइटम्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे आइटम्स, ठीक है। और जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हमें सारे आइटम भी शो होके दिखेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है SR नंबर 1, नेम राज, और स्टैंडर्ड 11, और ये हमारा CS। तो अब इसका जो डेटा टाइप है वो यहाँ पे तो चलो एक नाम दे ही रहा है कि डिक्ट आइटम्स है, बट इसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं। अब आप इसमें देख रहे हो कि एक लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट दिख रही है, एक लिस्ट है, और उसके अंदर क्या है, पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू आ रही है, यानी कि ये टपल है। तो यानी कि इसका जो डेटा टाइप हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि लिस्ट ऑफ टपल्स, यानी इस लिस्ट के अंदर कई सारे टपल दिए गए हैं, एक टपल ये रहा, दूसरा टपल ये रहा, तीसरा टपल यहाँ पर है। तो इस तरीके से क्या है, ये लिस्ट है टपल की। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जब हम डिक्ट आइटम्स निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो लिस्ट ऑफ टपल्स हमें मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे 3 चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। अब इसके बाद हम यहाँ पे चेंजेबल होता है, डिक्शनरी चेंजेबल होती है। तो चेंजेबल होती है तो हम चेंज कैसे करेंगे, तो चेंजेबल होती है तो चेंज करने के लिए हम की का सहारा लेंगे। जैसे कि हम इंडेक्स बेस्ड एलिमेंट में इंडेक्स का सहारा लेते हैं, तो इसमें हम की का सहारा लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं चेंजेबल नेचर देख लेते हैं अब इसका। तो चेंजेबल है तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे, हमें जो भी वैल्यू चेंज करनी है हमें पहले उसको एक्सेस करना है। तो एक्सेस कैसे करते हैं किसी भी वैल्यू को, हम उस डिक्शनरी का नाम और इंडेक्स की जगह पर उसकी की डाल देंगे तो वो वैल्यू हमें एक्सेस हो जाएगी। तो जैसे अगर हम यहाँ पे इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो हमने लिखा dict1, और इंडेक्स की जगह पे नेम वाली की लगा देंगे। तो नेम की लगा दी हमने। अब इसके इक्वल में हम जो भी वैल्यू रख देंगे वही अपडेट हो जाएगी इसमें। तो अब मैं राज की जगह पे यहाँ पे करना चाहता हूँ रवि। तो रवि वैल्यू मैं यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ। और अब आपको मैं प्रिंट करके दिखाऊँ कि dict1 कैसे प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हम जब रन करेंगे इसको तो यहाँ पे हमें राज की जगह पे रवि देखने को मिलेगा, और यहाँ पर हमने डिक्ट टाइप कर दिया, इस वजह से एरर आया है। और हम dict1 कर लेंगे सही करके। तो F5 जैसे हम प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे ये दिख रहा है रवि, ठीक है। तो राज की जगह पे हमने रवि कर दिया बीच प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि हमने शुरू में तो राज लिखा ही था। हमने बीच में गए, हमने एक और लाइन ऑफ कोड दे दिया कि रवि कर दो इसकी जगह पे, तो उसने रवि कर दिया। तो यानी कि ये चेंजेबल हो चुका है, ठीक है। इसके बाद अब अगर हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, एक और मेथड है जो कि इससे अलग है। ये वाला मेथड इसलिए ईजी है क्योंकि हम इस मेथड का लगातार यूज़ देख रहे हैं, हमने लिस्ट में देखा हुआ है इसका यूज़। तो हम इसको ही आसान मानते हैं और इसको ही आपको यूज भी करना चाहिए। पर एक और हमारे पास मेथड है, वो इसलिए समझना है कि आपको अगर वो कोड कहीं लिखा हुआ दिख जाए तो आप उसका आउटपुट बता पाएँ, और या आप उसको जो है पहचान पाएंगे हाँ इसमें काम क्या हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को करने के लिए एक और मेथड है, अपडेट मेथड का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अपडेट करके हम यहाँ पे करेंगे, थोड़ा लेंदी होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे dict1 डॉट अपडेट, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपडेट फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करते हैं पेयर में। यानी जैसे पेयर में हमने यहाँ ऊपर लिखी हुई है ना वैल्यू, वैसे ही पेयर में हम पास करेंगे, यानी कि डिक्शनरी वाले मेथड से ही एकदम चलेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है सेम ऐसे ही लिखनी है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, बस वैल्यू चेंज कर देंगे। अब के मैं यहाँ पे कर दूँगा राम, ठीक है। तो ऐसे आपको चेंज करना है। और इसके बाद जैसे ही मैंने F5 से प्रेस करके रन किया तो यहाँ पे हमें राम देखने को यहाँ पे मिल गया। तो ये 2 मेथड हैं कि आप किसी भी डिक्शनरी की वैल्यू को चेंज कैसे कर सकते हैं। ये थोड़ा लेंदी है कि इसमें अपडेट भी लिखना पड़ रहा है और फिर पूरा पेयर में पास करना पड़ रहा है, तो ये थोड़ा लेंदी मेथड है, पर ये अवेलेबल है तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हम अगर देखना चाहें, अब अगर हम इसमें कोई भी वैल्यू ऐड करना चाहें, ठीक है, अगर हमें ऐड करनी नई वैल्यू, हम इसके नीचे एक और वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐड आइटम्स। तो ऐड आइटम्स करने के लिए हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, अपडेट ऑपरेशन ही परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो अपडेट से अब ये बेनिफिट हो रहा है
कि एक ही फंक्शन से आपको दो काम करने को मिल जा रहे हैं। आप अपडेट भी कर ले रहे हैं और आप जो है ऐड भी कर ले रहे हैं। अगर आपको नई वैल्यू ऐड करनी है तो नई वैल्यू ऐड कैसे होगी? अगर वो की अवेलेबल है ऑलरेडी, ये ऐसे काम करता है। अगर वो की ऑलरेडी अवेलेबल है तो उस पर जाके वो इस वैल्यू को सेट कर देगा जो आपने यहाँ पे दी है। और अगर ये की नहीं है यहाँ पे तो वो क्या करेगा, इसके नीचे जाके नई वैल्यू ऐड कर देगा। तो ये काम होता है इसका, तो हम इसका ये फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि अब हम यहाँ पे एक और कोई वैल्यू ऐड करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया सेक्शन, तो सेक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया ए है या बी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए सेक्शन। तो अब सेक्शन की तो यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, ये पहले पूरी की मैच करेगा, नहीं है अवेलेबल तो लास्ट में जाके ऐड कर देगा। बस इतना ही काम होता है इसका। तो हम जैसे इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हमें ये लास्ट में देखने को मिल रहा है सेक्शन ए ऐड हो गया। तो इसी फंक्शन से हम ऐड भी कर लेते हैं, इसी फंक्शन से अपडेट भी कर लेते हैं। तो अब आपको लग रहा होगा कि हाँ ये फंक्शन थोड़ा यूजफुल है, एक साथ दो दो काम कर रहा है, तो हमें यहाँ पे इसका यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद अगर हम पूरी जो डिक्शनरी है उसको अगर हम यहाँ पे रिमूव करना चाहें, जैसे कि उसके किसी भी एलिमेंट को हम रिमूव करना चाहते हैं, तो अभी तो ऐड की बात की हमने, तो अगर हम यहाँ पे डिक्शनरी के किसी भी एलिमेंट को रिमूव करना चाहें तो रिमूव के लिए हमारे पास मेथड होता है पॉप मेथड। ठीक है, अब ये पॉप आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये पॉप मेथड हमने लिस्ट में भी पढ़ा था। तो लिस्ट में हमने देखा था कि ये इंडेक्स की मदद से क्या कर रहा था कि वैल्यू हटा रहा था। तो अब हमने देखा कि मैंने शुरू में आपको बता दिया था इंडेक्स की जगह पर हम क्या यूज कर रहे हैं, की। तो अब जहाँ पे भी इंडेक्स हम यूज करते थे कभी फ्यूचर में, तो हम सेट के और डिक्शनरी के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, उन जगह पे की का यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ पे इंडेक्स ना पास करके हम क्या पास करेंगे, की पास करेंगे। तो अब जैसे मैं इसका स्टैंडर्ड वाला जो पार्ट है वो हटाना चाहता हूँ, तो स्टैंडर्ड वाला जो पार्ट है वो मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस स्टैंडर्ड की को डाल दिया। और अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एसआर नंबर हमें दिख रहा है, नेम हमें दिख रहा है और सब्जेक्ट दिख रहा है। अब इसके अंदर हमारे पास कोई भी सेक्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चल गई रिमूव कैसे करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि लास्ट आइटम जो हमने लिखा हुआ था, जो हमने लास्ट वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है सब्जेक्ट सी एस, अगर हम चाहते हैं कि यही वैल्यू हट जाए, यानी हम कभी भी हटाना चाहते हैं, हम चाहते हैं केवल लास्ट वैल्यू हटे, तो उसके लिए हमारे पास एक और मेथड होता है पॉप आइटम्स के नाम से। तो पॉप आइटम्स के नाम से हमारे पास मेथड होता है और उसमें हम यहाँ पे आइटम होता है, आइटम के नाम से होता है। और इसमें हमें कोई भी वैल्यू पास करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें फ़िक्स है, इसमें फ़िक्स है कि हमें जो है लास्ट वैल्यू ही हटानी है चाहे कुछ भी हो। तो हम जैसे ही अब इसको रन करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि लास्ट वैल्यू जो थी वो हट चुकी है। ठीक है, सब्जेक्ट सी एस था वो हमारे यहाँ पर रिमूव हो चुका है। तो ये दो मेथड हैं रिमूव करने की, एक तो ये कि आप मनचाहा कोई भी हटा दें और एक ये कि लास्ट वाला ही हटाना हो, तो आप कौन सा यूज करेंगे। इसके बाद अगर हमें डिक्शनरी को क्लियर करना है तो क्लियर आइटम्स करने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका सब जगह सेम चल रहा है। क्लियर के लिए हमेशा क्लियर फंक्शन का ही यूज कर रहे हैं हम, चाहे हम लिस्ट में देख रहे हो, चाहे हम सेट में देख रहे हो, चाहे अब हम डिक्शनरी में देख रहे हो। ठीक है, तो ये एम्प्टी डिक्शनरी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब अगर हम लूप करना चाहें तो लूप यहाँ पे दोनों अवेलेबल हैं, एक इंडेक्स वाला भी अवेलेबल हो जाएगा और यहाँ पे एक आपका सिंपल लूप भी अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लूप करें लूप आइटम्स, तो लूप आइटम्स में हम पहले तो डायरेक्ट देख लेते हैं फॉर एक्स इन डिक्ट वन। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट एक्स कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी, इससे हम केवल एक ही चीज़ देख पाएंगे यानी कि की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ है ना, की भी है वैल्यू भी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एक्स कॉमा वाई, क्योंकि अब दो चीज़ हमें प्रिंट करनी है, फॉर एक्स कॉमा वाई और प्रिंट एक्स कॉमा वाई हम जब कर देंगे तब हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा एस आर नंबर और उसकी जो वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक चीज़ और चेंज करनी पड़ेगी। तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो हमें कहाँ से देखने को मिलेंगी। ठीक है, हमने ये काम तो कर दिया।
पर अभी यहाँ पे हमें ये देखने को नहीं मिला जो भी हमारा आउटपुट था। तो हमें इसके लिए एक पुराना फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जो भी हम देख चुके हैं। इसमें हमें सारे आइटम्स एक्सेस करने पड़ेंगे, dict1 डॉट आइटम्स। तो हमने जैसे ही dict1 डॉट आइटम्स यहाँ पे रन किया तो उसके अंदर हम x, y से हमें ये सारी वैल्यू गेट करने को मिल जाएंगे। ऐसा नंबर 1 और नेम राज और स्टैंडर्ड 11, इसके बाद सब्जेक्ट CS। ठीक है, तो इस तरीके से हम गेट कर सकते हैं सारी वैल्यूज़ को। और अगर हमें सिंगल गेट करना है तो x इन dict1 करके हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये 2 मेथड है यहाँ पे लूप के। अब अगर हम कॉपी करना चाहते हैं किसी भी डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी में, अगर हम कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी आइटम्स अगर हम लिखें तो कॉपी करने के लिए हम कॉपी फंक्शन का ही यूज करेंगे। तो जैसे मैं एक नई डिक्शनरी बना रहा हूँ माई डिक्ट, और उसमें मैं इसका सारा डेटा कॉपी करके लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, dict1 डॉट कॉपी। dict1 डॉट कॉपी हमने कर दिया। अब अगर हम नई जो डिक्शनरी हमने बनाई है उसको प्रिंट करके चेक करें तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सारा डेटा उसका हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बिना किसी क्रिएशन के। ठीक है, तो बस हमने उसका क्या किया, सारा डेटा यहाँ पे कॉपी कर लिया, तो हमारी एक नई डिक्शनरी यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कि डिक्शनरी को हमने कॉपी कैसे किया। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं चैप्टर 8 में। डिक्शनरी वाले चैप्टर में हमारे इतना ही पार्ट था जिसमें हमने सारी चीज़ें देख ली। और डिक्शनरी का यूज क्या है, यानी रियल लाइफ में हम इसका यूज कहाँ पर करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट में। ठीक है, डेटाबेस अगर हमें मैनेज करके रखना है पाइथन में, तो पाइथन में जो डेटाबेस मैनेज होता है वो डिक्शनरी के फॉर्म में ही होता है। तो हम 2-4 वीडियो के बाद एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बना सकते हैं। यानी कि हम उसमें स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करेंगे कि हम मनचाहे स्टूडेंट को ऐड कर लें अपने डेटा में, फिर उसकी डिटेल चेक कर लें, फिर अगर हम उसकी वैल्यू को हटाना चाहें तो हटा दें, तो ये सारी चीज़ अपडेट करना चाहें तो अपडेट कर दें। तो यानी कि ऐसे जो रिकॉर्ड हम बनाते हैं, रिकॉर्ड रखने के लिए डेटाबेस का यूज होता है, तो वो हम डिक्शनरी की मदद से ही यहाँ पे बनाते हैं। तो डिक्शनरी का ये यूज होता है क्योंकि इसमें एकदम प्रॉपर तरीके से हम डेटा रख ले रहे हैं ना। यहाँ पे देखो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया भी है कि SR नंबर 1 है, नेम राज है, स्टैंडर्ड 11 है, सब्जेक्ट CS है। तो ऐसे करके हम एक प्रॉपर स्टूडेंट का रिजल्ट रख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके के सॉफ्टवेयर बनाने में यूज किया जाता है डिक्शनरी का। तो जो कि हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक डिक्शनरी का प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम जो है डिक्शनरी का यूज करके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करेंगे। बस उसमें एक दो चीज़ों की और ज़रूरत होगी, तो वो चीज़ें मैं अब आपकी कंप्लीट करा दूंगा। जैसे कि उसमें लूप की नीड होगी और कंडीशनल स्टेटमेंट की नीड होगी। तो कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप हमारे 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ पे डिक्शनरी वाला प्रोजेक्ट बना के देखेंगे और हमारा जो है थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आएगी कि सारी चीज़ों को मिला के हम कैसे यूज करेंगे। तो एक प्रोजेक्ट हम बनाएंगे 2 या 4 वीडियो के बाद में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।